एक तो मैं 70 का दशक नहीं कह पाता हूँ, मैं हिंदी का आदमी हूँ, मैं इसे 8वां दशक कहूँगा। ये जी। 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, दरअसल यहीं से सारी सोच गड़बड़ हो जाती है। जब हम 50s, 60s, 70s का हिंदी अनुवाद करते हैं ना, हमें 8वां दशक, 7वां दशक, 9वां दशक ऐसे बात करनी चाहिए, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो। जी। तो मैं 8वें दशक की बात करूँगा। 8वें दशक को मैं जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा छठा और 7वां दशक था, वहाँ जिस स्वर्ण युग की बात की जा रही थी हिंदी सिनेमा की, आज भी की जाती है, कि वो हमारा स्वर्ण युग था। उस स्वर्ण युग से क्षरण का काल है, जिसको बहुत संक्षेप में अमिताभ कह के रेफरेंस दे के निकल गए, बाकी तारीख में वो जुट गए। 7वें दशक है या 70 का दशक जो आप कह रहे हैं, मैं 8वां दशक कह रहा हूँ। तो ये क्षरण और स्खलन का दौर है, जो 8वां दशक है। स्वर्ण युग से नीचे आने का दौर है। साथ ही ये भारतीय समाज में मध्य वर्ग के उदय का दौर है। आजादी के बाद से मध्य वर्ग एसर्ट करता है खुद को। अब उसको मध्य वर्ग का मध्य वर्गीय सिनेमा ही चाहिए। उसको क्लासिक से मतलब नहीं है। उसको उस बड़े सिनेमा से मतलब नहीं है। उसको अपने आस-पास के आम जिंदगी के वैसा सिनेमा चाहिए। उस सिनेमा को फ़िल्म मेकर्स ने गढ़ा। मैं कहूँगा ये मेडियोक्रिटी का सिनेमा है। जो 8वां दशक है वो मेडियोक्रिटी की शुरुआत होती है वहाँ से, जिसकी हाइट पहुँचती है 9वें दशक में, जहाँ फ़िल्म देखना पसंद ही नहीं करते हैं और ना किसी ऐसे फ़िल्म का ज़िक्र कर पाते हैं 9वें दशक में और अंतिम दशक में आकर के थोड़ा बदलाव फिर शुरू होता है। तो ये उस शुरुआत वो स्खलन की शुरुआत है, जैसे एक बड़ी धार हो, वो धार कई उपधाराओं में बढ़ जाती है, वैसे ही उपधाराएँ बन गई। 8वें दशक में आकर के उसमें फिर अलग-अलग किस्म की फ़िल्में, प्रेम कहानियाँ भी हैं, विद्रोह की कहानियाँ भी हैं, एंग्री यंग मैन भी आ रहा है। पाकीज़ा जैसे पाकीज़ा को मैं 8वें दशक की फ़िल्म नहीं कहूँगा, वो पिछले दशक में बननी शुरू हो गई थी, आ करके 8वें दशक में रिलीज़ होती है वो। तो सिर्फ़ रिलीज़ के हिसाब से उसको 8वें दशक की फ़िल्म नहीं कहना चाहिए, पाकीज़ा पुरानी फ़िल्म है। तो मुझे मैं बहुत खुश नहीं होता हूँ 8वें दशक को देख कर के, हालाँकि ठीक है, अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, राजेश खन्ना चलते हैं, बाकी नए एक्टर्स भी आते हैं, वो सारे और सलीम जावेद का उभार होता है। सलीम जावेद पे हमने पिछले दिनों ही बात की। सलीम जावेद के उस ब्लॉकबस्टर सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को कितना समृद्ध किया है, ये देखना होगा। हम सिर्फ़ कमाई की बातें ना करें, हम सिर्फ़ बिज़नेस की बातें ना करें। हम ये भी देखें कि सिनेमा में जिस तकनीक की बात आपने सिनेमा स्कोप के लेकर के की, वैसे ही कथ्य में, वैसे ही विषय को लेकर के, वैसे ही दर्शकों सिनेमा के क्राफ्ट को लेकर के क्या तब्दीलियाँ आई, किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस किया गया। तो उस हिसाब से मनमोहन देसाई को आज हम भले ही हम क्योंकि उनकी फ़िल्में चली, प्रकाश मेहरा की फ़िल्में चली। प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर फ़िल्म को अगर आज आप देखें, तो किस तरीके से आप उसको बेहतरीन सिनेमा कह सकते हैं? मुझे ताज्जुब होगा। ऐसी ही बातें और भी फ़िल्मों शोले को लेके ऐसी बातें चल रही हैं। और भी दूसरी फ़िल्मों को लेकर के अब ये बहस चल रही है कि क्या ये सिनेमा में कंट्रीब्यूशन था या ये सिनेमा का क्षरण और स्खलन है, हिंदी सिनेमा का। हिंदी सिनेमा का जो स्वर्णकाल है और दरअसल ये डिटैचमेंट का भी साल है। जो जो एंग्री यंग मैन आता है, वो सिर्फ़ एंग्री यंग मैन नहीं, सिनेमा के अंदर जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वो अपनी परंपरा से अलग होते हैं। हिंदी सिनेमा की जो परंपरा आज़ादी के पहले से लेकर के हम 60s तक देखते हैं, 7वें दशक तक, उससे ये अलग होने की बात है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरतें नहीं हैं। ज़ाहिर-सी बात है उसके सामाजिक और राजनीतिक दबाव थे, जिस दबाव के तहत ये सारी बदलाव आए, सारे परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन को हाथों-हाथ दर्शकों ने लिया, चूँकि एक मध्य वर्ग उभर के आ गया था, शहर बन गए थे। पिछले 20 सालों में आज़ादी के एक शहर उभर के आया था, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो या ऐसे दूसरे शहर। इन शहरों में गाँव से निकले हुए लोग पहुँचे थे, उनको वैसे सिनेमा की ज़रूरत थी, जिनको अपने अतीत से, जिनको अपने ऐसे क्लासिक से ज़्यादा परिचय नहीं था। उनके लिए वही चीज़ ज़रूरी थी जो उनके आस-पास घट रही थी। ऐसी फ़िल्में अगर उनको दिखाई जाती तो वे उसे पसंद करते हैं और वो किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से 70s को लेकर के जिस और 8वें दशक को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि फ़िल्मों को देखना शुरू करें ना, तो इन फ़िल्मों के बिज़नेस की बात अलग है, इन फ़िल्मों की कमाई को हम देखें तो वो अच्छा लगता है कि पिछली फ़िल्मों के
पिछले दशकों की फिल्मों से कमाई बढ़ गई, दर्शक बढ़ गए, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ज़्यादा हुए हैं इस दौर में, क्योंकि दर्शक भी बढ़े हैं। हिंदी सिनेमा के दर्शक भी बढ़े, जिन्होंने इन फ़िल्मों को आत्मसात किया या स्वीकार किया, उनके साथ ये फ़िल्में बढ़ती गईं। लेकिन जब रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे 8वें दशक का, तो आपको जो फ़िल्में चुननी होंगी, अगर उन फ़िल्मों को 10 फ़िल्मों को लेकर के पिछले 2 दशकों की फ़िल्मों से तुलना करेंगे, तो ये उसके पासंग में नहीं ठहर पाती हैं, उससे नीचे आती हैं, सिनेमा के हिसाब से। हाँ, जहाँ हमारा ध्यान जाता है और जिस पे फ़ोकस किया जाना चाहिए, 8वें दशक की उपलब्धि जो है, वो समांतर सिनेमा है। 8वें दशक सिनेमा के लिहाज से, सिनेमा क्राफ़्ट के लिहाज से, सिनेमा कला और कौशल के हिसाब से, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है उसका अध्ययन करना, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बिज़नेस नहीं किया, उसने ऐसे कोई कमाल नहीं किया, उसने कोई ऐसा स्टार नहीं दिया। हालाँकि नसीर और ओम पुरी और तमाम एक्टर वहीं से निकले, शबाना वहीं से निकली, स्मिता वहीं से निकले। इनको हम बेहतरीन अभिनेता मानते हैं। लेकिन हम उन बेहतरीन अभिनेताओं का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। उन फ़िल्मों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, उन विषयों की बात नहीं कर सिनेमा सामाजिक हुआ, सिनेमा यथार्थवादी हुआ, सिनेमा में ऐसे पहलू, ऐसे विषय आए, जिसकी उसके पहले कभी सोच ही नहीं। छिटपुट से नीचा नगर, धरती के लाल और गर्म हवा तक खरी सी सड़क की बनती, ऐसी फ़िल्में बनती रही थी। उसकी धार सुजाता है, बंदनी है, तमाम फ़िल्में 2 बीघा ज़मीन है, ऐसी फ़िल्में बन रही थी। लेकिन एक मजबूत धारा के तौर पर, मजबूत पहलू के तौर पर उभर के समांतर सिनेमा आता है। सिर्फ़ हिंदी में ही नहीं आता है, पूरे भारतीय सिनेमा में उसका प्रभाव हम देखते हैं। उसके पीछे नव यथार्थवाद, इटली का सिनेमा और दूसरे यूरोपीय सिनेमा किस ढंग से उसको प्रभावित करते हैं, ये अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल ये सारा आज का विषय जो मुझे लग रहा है, वो कहीं न कहीं ये जो हाल में एक किताब आई है, स्विंगिंग सेवेंटीज़, उससे प्रभावित दिख रही है। और स्विंगिंग सेवेंटीज़ में ये पूरे देश में ही चर्चा चल रही है कि 70s तो कमाल का था। तो ऐसे कमाल की बातें, घटनाएँ होती रहती हैं, ऐसी परिघटना फिनोमेना चलता रहता है। कल को एक 90s पे किताब आ जाएगी तो कुमार सानू देश के सबसे बड़े गायक हो जाएँगे। वो किशोर कुमार से भी आगे चले जाएँगे, मोहम्मद रफ़ी से भी आगे चले जाएँगे और 90s के इतने बड़े फैन्स हैं आजकल, जो नई पीढ़ी है, जो अभी 30-40 की उम्र में पहुँची है, वो सब 90s के फैन हैं। उनको 50s और 60s और वो 7वाँ, 5वाँ, 6ठा सिनेमा का दशक का सिनेमा याद नहीं है। हाँ, वो जो म्यूज़िकल शो होते हैं वहाँ गाने के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें गायकी है, इसलिए वो गाने गाए जाते हैं वहाँ पर। जी। बाकी ये कहें कि गाने याद हैं लोगों को, ये सब कहने की बातें हैं, किताबी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि निजी ज़िंदगी में जब हम दोस्तों से इंटरैक्ट करते हैं, नए युवकों से इंटरैक्ट करते हैं, नई पीढ़ी से इंटरैक्ट करते हैं, तो उनको मेरे बच्चे और मेरे भतीजे तो कहते हैं कि राजेश खन्ना को कैसे आप लोग बर्दाश्त करते थे? अमिताभ बच्चन को कैसे आप लोग बर्दाश्त करते थे? इनमें ना एक्टिंग है, ना कलाकारी है, बस अदाएँ हैं। उन अदाओं को लेकर के हम फ़िदा होते थे, चूँकि हमारा भी एक्सपोज़र नहीं था सिनेमा का। हम जब बड़े हो रहे थे, हम यही सिनेमा देख रहे थे। हम उसी में अपना माधुर्य खोज रहे थे, उसी में लालित्य खोज रहे थे, उसी में श्रेष्ठ खोज रहे थे और हमें लगता था यही श्रेष्ठ है। आज जब सिनेमा का एक्सपोज़र हो गया है, तब हमें दिखता है कि अमिताभ बच्चन ने हमारे सिनेमा को कितना बर्बाद किया है। इस वन मैन इंडस्ट्री ने इस सिनेमा को कहाँ पहुँचाया रसातल की तरफ। आज आप इसको गाने गायब हो गए, म्यूज़िकल चीज़ें गायब हो गई। एक आर डी बर्मन का हम नाम लेते हैं कि आर डी बर्मन ने अच्छे संगीत दिए, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम हम लेते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ज़्यादातर खराब संगीत दिया, बहुत कम बेहतरीन संगीत दिया उन्होंने। ये लोग मासी किस्म के मेकर्स थे, मासी किस्म के क्रिएटिव लोग थे। तो महिमा मंडन मैं नहीं कर सकता 8वें दशक के सिनेमा का, मेरी अपनी यही धारणा है। जी। आप सब असहमत हो सकते हैं मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्षरण, स्खलन और मीडियोक्रिटी का दौर है और उसी मीडियोक्रिटी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वही सिनेमा आगे आकर के अभी दिख रहा है। मेरा मानना है कि 21st सेंचुरी में आकर के सिनेमा फिर से उस सिनेमा से जुड़ता है जिसे हम छठे और 7वें दशक का सिनेमा कहते हैं। जी। उससे जुड़ता है क्योंकि प्रतिभाएँ फिर से आती हैं। पूरे दे नेपोटिज़्म की शुरुआत 70s में होती है, बॉबी उसकी पहली फ़िल्म है। इस जिस नेपोटिज़्म की बात आज होती है ना, ये इस नेपोटिज़्म की शुरुआत उसी समय होती है। तब
फिल्म अभिनेताओं को, फिल्म कलाकारों को लगता है कि अपने बच्चों को फिर से इस इंडस्ट्री में डाला जा सकता है, ये किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें, हमें बुरी चीज़ें भी हुई हैं वहाँ पर, और उन चीज़ों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। अमर अकबर एंथोनी के बारे में मैं कहूँ, एक बड़े निर्देशक हैं, उनसे मैंने किसी चिल्ड्रन फ़िल्म के बारे में पूछा कि कोई चाइल्ड फ़िल्म बताइए, जो बच्चों को रिकमेंड किया जा सके। उन्होंने कहा अमर अकबर एंथोनी। आप बच्चों को ये फ़िल्म देखने के लिए, बच्चे लोट-पोट हो जाएँगे इस फ़िल्म को देख के, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों पड़ रहा है, वो सब, तो उसको मज़ा आएगा, उसमें कार्टून फ़िल्म की तरह मज़ा आएगा। तो ये सब धारणाएँ हैं। मैं अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद मैं यहाँ अपनी पसंद की 30 फ़िल्मों के नाम लेता हूँ, जो 8वें दशक की फ़िल्में हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए उन फ़िल्मों के नाम केवल पढ़ देता हूँ, अगर उन्हें मौका मिले तो ये फ़िल्में ज़रूर देखें। 8वें दशक को रिप्रेजेंट करती ये फ़िल्में हैं, मेरी तमाम आलोचनाओं के बावजूद, जिसमें शोले ऑफ कोर्स आपने भी ज़िक्र किया, सबने ज़िक्र किया। शोले है, दीवार है, गुड्डी है, रजनीगंधा है, आनंद है, चुपके चुपके है, गोलमाल है, आक्रोश है, निशांत है, गर्म हवा जैसी फ़िल्म है, अंकुर है, कर्ज भी है सुभाष घई की, कोशिश है, छोटी सी बात है, मुकद्दर का सिकंदर भी है, आंधी है, अभिमान है, पाकीज़ा है, यादों की बारात भी है, अमर अकबर एंथोनी भी है, अमर प्रेम भी है। यादों की बारात हो गई है, त्रिशूल है, खूबसूरत है, उसके अलावा डॉन है, मौसम है, बॉबी है, हरे रामा हरे कृष्णा है, द बर्निंग ट्रेन है, नागिन है, बावर्ची है। ये मैं 30 फ़िल्मों के नाम मैंने दिए। अगर आपके दर्शक इन फ़िल्मों को देखना चाहें, तो 8वें दशक की फ़िल्मों का आनंद ले सकते हैं। जो जो गलत बुरा नहीं, असल में हम जब मूल्यांकन कर रहे होते हैं ना, एक क्रिटिक के तौर पे, तो ये सारी थोड़ी-सी कठोर बातें कहनी पड़ती हैं, और कहनी भी चाहिए। सारी मुलायम-मुलायम बातें की जाए और सिर्फ़ यशोगान किया जाए, तो बात बनती नहीं है। जी। अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये स्खलन का काल है, ये क्षरण का काल है, ये उपधाराओं में बँटने का काल है। हिंदी सिनेमा का जो स्वर्ण युग है, उससे नीचे आने का काल है। जी। धन्यवाद।